आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वह सूत्रों पे आधारित है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमारे पास में चैप्टर के जो हम सूत्र कंप्लीट कर रहे थे उस सीरीज में आज हम एक और चैप्टर के सूत्रों को जोड़ने वाले हैं। सभी फॉर्मूले जो हैं आज हम जानने वाले हैं और वो भी कौन से चैप्टर के, चैप्टर नंबर 4 के 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के सभी सूत्रों को आज हम जानने वाले हैं। सूत्रों की सहायता से ही हमारे न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। चैप्टर जो है उनका रिवीजन जो है वो अपना स्टार्ट है। न्यूमेरिकल जो है उनकी सीरीज अलग से चल रही है और साथ में हमारे पास में चैप्टर वाइज सभी के सूत्रों की सीरीज भी चल रही है और सीरीज में 3 चैप्टरों के सूत्र जो है वो कंप्लीट हो भी चुके हैं। तो आज हमारे पास में चैप्टर नंबर जो 4 है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके सूत्रों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। नोटबुक और पेन साथ लेके आप बैठिए। टॉपिक वाइज फॉर्मूले जो है आप उनको नोट कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास आज का जो पॉइंट है वो है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी आवेश पर चुंबकीय बल जो है उसका मान कौन से सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो नोट कीजिए फॉर्मूला नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 का। हमारे पास में टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, गतिमान आवेश Q पर चुंबकीय बल। F का फॉर्मूला हम यहां पर देखने वाले हैं। मान लीजिए कि यह जो आवेश है वह चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हुआ गति कर रहा है। कहने का मतलब उसका जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है। तब हमारे पास जो सूत्र होगा F बराबर है Q V B sin थीटा। ये वो सूत्र है जो इस आवेश पर लगने वाले बल को दर्शाने वाला है। मैक्सिमम ये आपके पास में कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर जब 90 डिग्री होगा तो साइन 90 का मान आपके 1 हो जाएगा और F बराबर हो जाएगा QVB। ये उस गतिमान आवेश पर मैक्सिमम बल लगेगा जब थीटा बराबर 90 है। यहां थीटा जो है वो आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा उस समय उस पर सबसे ज्यादा बल लगने वाला है। क्लियर है? ये हमारे पास में आ गया Q आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे कि हम B से दर्शाएंगे। यहां पर अगर आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में ये कुछ ऐसा बन जाएगा, F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहां F वेक्टर की जो दिशा है वह V वेक्टर और B वेक्टर के तल के क्या होगी, लंबवत होगी। अब अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला इसी सूत्र से हम निकालेंगे। तो B का मान आपको निकालना है तो B बराबर हमारे पास में आ जाएगा F बटा QV। ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा वो टेस्ला होता है, जिसे कि हम T से दर्शाते हैं। और CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो गॉस होता है। तो एक गॉस बराबर होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। नेक्स्ट अपने पास में है फॉर्मूला नंबर 3 कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक को रखा जाता है, ये तो हमारे पास में कोई सिंगल चार्ज था और वो थीटा कोण पर था। अब किसी धारावाही चालक तार को रखा है, कहने का मतलब उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, L लंबाई का वो चालक है और थीटा कोण पर वो रखा हुआ है। तब उस धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कितना होगा, क्योंकि धारावाही चालक में धारा का प्रवाह जब हो रहा है तो इसका मतलब उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, कहने का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। तो हमारे पास में है
चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। और इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में है F बराबर IL/B साइन थीटा। I उस में प्रवाहित होने वाली धारा, L चालक की लंबाई, B वहां पर है चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा जो है वो आपके L और B के बीच का कोण है। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये हमारे पास में आ जाएगा IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि करंट जो है वो तो अदिश राशि है और इसका भी मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा बराबर कितना होगा 90। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और धारावाही चालक तार इसके लंबवत रखा हुआ है, उस समय इस धारावाही चालक तार पर सबसे ज्यादा बल लगने वाला है। तो 3 फॉर्मूले अपने इस चैप्टर से कंप्लीट हो चुके हैं फिलहाल। अब अपने पास में यह है कि जो आवेश था Q, जब वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और लंबवत गति करता है। अब अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब कोई आवेश जो है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, तब उस पर जो बल लगेगा उसका फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला, F बराबर QVB। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तब की स्थिति में, और जब उसके ऊपर बल लगेगा वो मैक्सिमम होगा। और बल की डायरेक्शन किधर होगी, देखिए V वेक्टर और B वेक्टर के तल के लंबवत। यहां पर V और B पहले से ही 90 डिग्री पर है, तो F वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो उनके भी तल के क्या होगी, लंबवत होगी। तो अब अपने पास में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास में है तो अब हमारे पास में जो फॉर्मूला नंबर 4 है उसको हम यहां पर कंप्लीट करते हैं, और वो हमारे पास में फॉर्मूला नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी कोई आवेश Q है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस पर बल तो ये लगेगा, लेकिन जब बल लगेगा तो उसका पथ कैसा बनेगा, वृत्ताकार होगा या किसी और पोजीशन में होगा। तो इस स्थिति में थीटा बराबर जब 90 डिग्री होगा तब हमारे पास F बराबर होगा QV और B। यहां B जो है वो मान लीजिए कि इस प्रकार से क्रॉस में है, और क्रॉस का मतलब आप जानते हो तल के लंबवत भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। और V जो है मान लीजिए ये आपके पास में आवेश है, वो इस बोर्ड पर गति कर रहा है, तो यहां पर किसी भी जगह पर जब ये गति करेगा तो V और इस B के बीच में जो आपके कोण होगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो F जो है वो उनके तल के भी लंबवत होगा, तो इसका मतलब यहां पर F जो है वो V वेक्टर के भी लंबवत है। और जब बल जो है किसी कण की गति के हरदम 90 डिग्री पर काम करता है, तो उस आवेशित कण का या उस कण का जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है। ये हम कक्षा 11 के अनुसार जानते भी हैं। यानी किसी वस्तु पर जब गति के दौरान हरदम 90 डिग्री पर फोर्स लगता है तो उसका पथ जो है वो वृत्ताकार हो जाता है, और वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए आवश्यक जो बल है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। तो यहां पर वृत्ताकार पथ में कौन सा बल घुमा रहा है, चुंबकीय बल, यानी F बराबर QVB। तो ये चुंबकीय बल जो है वो किसका रोल अदा करेगा, अभिकेंद्रीय बल का। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन में उसका पथ ऐसा होगा, तो यहां पर QVB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर। R जो है इस वृत्ताकार पथ की क्या है, त्रिज्या। कण जो है ये आवेशित कण जो है वो यहां पर वृत्ताकार पथ में गति करेगा, तो V वेक्टर इसका स्पर्श रेखीय वेग हो जाएगा। ओमेगा जो है वो इसका कोणीय वेग हो जाएगा। बार बार ये इसी पथ पर चक्कर लगाएगा, इसका मतलब एक चक्कर पूरा करने में कुछ समय लगेगा जिसको हम आवर्तकाल कहेंगे।
एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे। तो इस गति के दौरान हमारे पास काफी राशियां प्राप्त होती हैं। उन सभी राशियों के सूत्र हम यहां पर जानने वाले हैं इस सूत्र से। तो इसमें हमारे पास में पहला पॉइंट है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे इस सूत्र से, यानी आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको आर चाहिए ना यहां से, तो आर को तो हम ऊपर भेज देंगे और क्यू वी बी को कहां भेज देंगे, नीचे, क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से। तो हमारे पास में आर बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटा क्यू वी बी। वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी बटा क्यू बी। ये इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी जब ये आवेश यहां पर इसका गति करने वाला है। यहां एम वी की जगह मैं संवेग भी लिख सकता हूं, तो यही फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा P बटा क्यू बी। एम आवेशित कण का द्रव्यमान, वी उसका रेखीय वेग, क्यू उस आवेश की मात्रा और बी जो है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट हमारे पास P है संवेग किसका, आवेशित कण का। पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास में है आवेशित कण का वेग। आवेशित कण का वेग हम ज्ञात करेंगे, यानी v का मान, और इसका मान भी हम इसी सूत्र से निकालने वाले हैं। सभी मान इसी सूत्र से निकलेंगे। तो आपको यहां पर v चाहिए, तो एक v से ये v आपके कैंसिल हो जाएगा और r चला जाएगा ऊपर, m आ जाएगा नीचे, क्योंकि जिसका भी मान हमें ज्ञात करना है उसको आपको सिंगल करना है। तो हमारे पास देखिए v बराबर बचेगा, r जाएगा ऊपर, तो v बराबर क्यू बी, और ये आर आपके क्रॉस प्रोडक्ट्स में आ गया, क्यू बी आर, और बटा में एम कहां चला गया, नीचे। ये हमारे पास इस आवेशित कण के वेग का फॉर्मूला है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम यहां पर ज्ञात करेंगे इस आवेशित कण का आवर्तकाल। तो यहां पर हमारे पास में आवर्तकाल का जो सूत्र होगा वो समय से रिलेटेड हुआ, और समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी तो ये कितनी घूमेगा, एक परिधि के बराबर। तो वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी हुई, 2 पाई आर, और चाल उसकी कितनी है, ये v। तो फॉर्मूला नंबर 3 जो हमारे को यहां पर मिलने वाला है वो है आवर्तकाल का मान। आवर्तकाल, जिसको मैं दर्शा देता हूं किससे, टी से। फॉर्मूला हो गया दूरी बटा चाल, और दूरी कितनी, 2 पाई आर, और चाल कितनी है इसकी, v। r का फॉर्मूला आप यहां से उठा के रख दीजिए, तो देखिए 2 पाई और r की जगह हो गया m v बटा क्यू बी, और साथ में क्या है v से v कट जाएगा, तो 2 पाई m बटा क्यू बी। ये उस आवेशित कण का आवर्तकाल का फॉर्मूला आ जाता है, 2 पाई m बटा क्यू बी। ये तीन राशियों के बारे में हमने जाना है जब ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है। यदि ये आवेश किसी एंगल पर गति करेगा तब कुछ अलग से प्रक्रिया होगी। फिलहाल यहां पर 90 डिग्री पर ये चल रहा था। जब ये 90 पर था तो बल इनके लंबवत लग रहा था, और गति के दौरान जब बल लंबवत लगता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। पथ जब वृत्ताकार होगा तो कब होगा, जब वहां पर कोई अभिकेंद्रीय बल लग रहा होगा। यहां पर वृत्ताकार कौन घुमा रहा है, चुंबकीय बल। इसका मतलब चुंबकीय बल जो है वो उस समय अभिकेंद्रीय बल हमें प्रदान कर रहा है। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर कुछ और राशियां जानते हैं इसी कंडीशन के लिए। अब हमारे पास इसी टॉपिक में चौथा जो पॉइंट है वो है आवेशित कण की आवर्ती, क्योंकि बार बार वो उस पथ की क्या करेगा, पुनरावृत्ति करेगा। तो आवर्ती बराबर हम जानते हैं, जिसे मैंने दर्शा दिया है न्यू से, वो होता है 1/t। यानी आवर्तकाल का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है, आवर्ती के, ये हम जानते हैं। और आवर्तकाल का फॉर्मूला अभी हमने यहां पर ज्ञात किया है 2 पाई m बटा क्यू बी। तो आप इसको उल्टा कर दीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा क्यू बी बटा 2 पाई m। ये हमारे पास में आवर्ती का फॉर्मूला आ जाता है इस आवेशित कण के लिए। कौन ये आवर्ती, यानी ओमेगा का मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो ओमेगा बराबर हम जानते हैं 2 पाई अपॉन टी होता है।
या 2 पाई न्यू भी होता है। तो कोई सा भी फॉर्मूला आप यहां पर लगा लीजिए। तो ओमेगा बराबर हम जानते हैं 2 पाई न्यू। न्यू आपके पास में है तो हमारे पास में आ गया 2 पाई। क्यू भी हमारे पास पहले से हो गया और ये हो गया हमारे पास 2 पाई एम। न्यू का मान उठा के मैंने यहां से रख दिया है। 2 पाई से 2 पाई यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में आ गया क्यू बी बटा एम। क्लियर है। अब हमारे पास में है उस आवेशित कण की ऊर्जा। यहां पर आवेशित कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा है तो हमारे पास इसकी टोटल ऊर्जा जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी से मिलेगी। तो E बराबर हमारे पास में हो गया 1/2 mv²। m आवेशित कण का द्रव्यमान है और v उसकी चाल हो गई। v का फॉर्मूला अभी हमने यहां पर निकाला है, वो रख लीजिए, हल कर लीजिए तो आपको इसका सूत्र मिल जाएगा। डायरेक्ट अगर आपको याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर मान लीजिए याद नहीं है तो आप यहां से बना सकते हैं। m हमारे पास में है ही और v का फॉर्मूला था Q_B_R/m। इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो देखिए आपके पास फाइनल क्या बचेगा, 1/2। यहां पर नीचे m स्क्वायर हो रहा है और ऊपर 1 m है तो 1 m से 1 m कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा देखिए Q² B² और R² और बटा में हमारे पास में कितना आ गया m। m तो यहां पर ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है, यानी उस आवेशित कण का द्रव्यमान फिक्स है। आवेशित कण का आवेश भी फिक्स है। आरोपित जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी फिक्स है। अगर रेडियस वहां पर छोटी बड़ी बनती है तो उसकी एनर्जी भी चेंज होने वाली है। यदि आवेशित कण के पथ की जो त्रिज्या है वो अगर आपके ज्यादा है तो एनर्जी वहां पर होगी ज्यादा, यानी R मैक्सिमम होने पर E मैक्सिमम हो जाएगा। ये उस आवेशित कण की ऊर्जा का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो ये हमारे पास में जब आवेशित कण थीटा बराबर 90 डिग्री यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो हमने यहां पर 6 राशियों के लिए सूत्र निकाले हैं और वो आपके सामने है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट बी जो है, यानी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति तो कर रहा है लेकिन वो थीटा कोण पर है, क्योंकि आवेशित कण जब 0 डिग्री पर होगा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा तब तो कोई बल लगेगा ही नहीं। QVB साइन थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो कोई बल नहीं लगेगा। थीटा बराबर 180 डिग्री होगा यानी आवेशित कण इधर चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो भी कोई बल नहीं लगेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो भी कोई बल नहीं लगेगा। बल लगेगा जब किसी एंगल पर हो और मैक्सिमम कब लगेगा, जब वो 90 डिग्री पर हो। तो अब पॉइंट यह है कि 90 पर नहीं बल्कि किसी एंगल पर है तो इसका जो पथ होगा वो बनेगा कुंडलिनी पथ। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा अगर हम यहां पर सोचें कि बी वेक्टर तो है इधर की साइड में, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और आवेशित कण जो है वो v वेग से गति कर रहा है इस साइड में v वेग से। तो यहां पर आपके पास v वेक्टर जो है वो इसके साथ कोण बनाएगा कितना, थीटा। अब हमारे पास इसका v वेक्टर जो है वो यहां पर जब थीटा कोण बनाएगा तो सदिश राशि है, एंगल बना रही है तो वहां पर इसका क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। फैक्टर हमें यहां पर मिल जाएंगे तो इसका एक घटक जो है वो तो आएगा इस अक्ष पर जो कि cos थीटा के रूप में मिलने वाला है, एक चला जाएगा इसके लंबवत। क्लियर है। तो हमारे पास v लंबवत और एक आ जाएगा इस साइड में v b वेक्टर के पैरेलल में। तो हमारे पास देखिए v लंबवत जो है वो तो बन जाएगा v साइन थीटा और v पैरेलल जो है वो हो जाएगा v cos थीटा। तो ये हमारे पास में पैरेलल वाला है cos थीटा के रूप में और ये हमारे पास में है लंबवत साइन थीटा के रूप में। क्लियर है। तो अब आप थोड़ा सा यहां पर सोचिए कि इस पैरेलल वाले वेग की वजह से तो आवेशित कण गति करेगा इधर की ओर और लंबवत वाले की वजह से यानी इस समय v लंबवत और b वेक्टर दोनों 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री पर होंगे तब उसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। इसका मतलब इस घटक की वजह से यह आवेशित कण यहां पर जो है वो आपके इस प्रकार से राउंड करेगा। इस प्रकार से आपके पास जैसे v वेक्टर इधर है तो ये राउंड करेगा इस प्रकार से और v पैरेलल वाले घटक की वजह से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब सर्किल बनेगा, बार बार यही रिपीट नहीं होगा, आगे बढ़ते जाएंगे और एक तरह से कुंडलिनी सी यहां पर संरचना बन जाएगी, कुंडली की संरचना बन जाएगी। इसका मतलब ये आवेशित कण जो है वो इस प्रकार से गति करेगा। तो यहां पर हमारे पास जब थीटा एंगल पर होगा तो उसका पथ कुंडलिनी होगा और 90 डिग्री पर है तो वहां पर उसका पथ वृत्ताकार होगा। यहां पर दो फैक्टर बने, v लंबवत की वजह से ये सर्किल में घूम रहा है और v पैरेलल की वजह से आगे चल रहा है। क्लियर है।
तो अब हमारे पास वृत्ताकार पथ तो बन ही गया, इसका मतलब अब इसकी रेडियस कितनी होगी वो हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो यहां पर आपके पास ये वृत्ताकार पथ में जब घूम रहा था, इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल आपको चाहिए होगा। इस स्थिति में अभिकेंद्रीय जो बल है वो आपके पास में हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटा आर और बराबर हो जाएगा क्यू वी और बी। अब आपके पास यहां जो v है वो v मैन वाला नहीं रहेगा, बल्कि आपके अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता पड़ेगी किससे, लंबवत वाले से। यहां पर आपके पास में आ जाएगा v लंबवत। अब आपको ज्ञात करनी है रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला आपके पास में था एम वी लंबवत बटा क्यू वी, क्योंकि रेडियस आपको जब मिल रही है तो वृत्ताकार पथ में घूमेगा तभी तो रेडियस मिलेगी। तो हमारे पास रेडियस कौन से घटक की वजह से मिल रही है, लंबवत वाले की वजह से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एम वी साइन थीटा बटा क्यू वी। ये हमारे पास में इस कुंडलिनी पथ की त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके आगे, आवेशित कण का आवर्तकाल, क्योंकि देखिए बार बार रिपीट तो हो ही रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा वो हमारे पास में है t बराबर वही फॉर्मूला 2 पाई m बटा क्या होगा qv। तो हमारे पास फॉर्मूला वही इसका बनने वाला है। अब अपने पास में है कुंडलिनी पथ का पिच या पिच अंतराल या चूड़ी अंतराल। इसका मतलब यह है कि जैसे एक सर्किल तो आपके यहां पर बन गया, फिर थोड़ी दूर आगे दूसरा सर्किल बनेगा, तो इन दोनों चूड़ियों के बीच में कितने का अंतर है। सपोज कीजिए एक सर्किल बन गया यहां पर, एक उसके आगे बनेगा, एक उसके आगे बनेगा, तो एक पूरी चूड़ी के बाद में दूसरी चूड़ी, फिर तीसरी, इस प्रकार से खूब सारी चूड़ियां ऐसी बन जाएंगी। तो दो चूड़ियों के बीच का जो गैप आएगा उसको बोला जाता है पिच या पिच अंतराल। इसका मतलब हमें यहां पर एक्स अक्ष की साइड में या बी वेक्टर की साइड में क्या चाहिए, दूरी चाहिए। और दूरी का जो फॉर्मूला है एक तरह से हम जानते हैं, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। और इस साइड में आगे बढ़ाने के लिए चाल कौन सी है, v पैरेलल वाली है। तो यहां पर इसको पिच को दर्शाते हैं p से, चाल कौन सी, v पैरेलल, और समय आपके पास कौन सा है, t। तो अब आप यहां पर वैल्यू रख लीजिए, तो v पैरेलल का मान है v cos थीटा, देखिए v cos थीटा, और t का मान आपके पास में है 2 पाई m, और यहां पर क्या हो गया qv, और v पैरेलल आपके पास में था v cos थीटा। तो फाइनली p बराबर हमारे पास में आ गया 2 पाई m v cos थीटा बटा में qv। ये दो चूड़ियों के बीच का अंतर हमें मिल जाता है। ये हमारे पास टॉपिक हो गया जब आवेशित कण थीटा कोण पर हो, और ये पहले वाले सूत्र हो गए जब आवेशित कण थीटा बराबर 90 डिग्री पर हो तब की स्थिति में। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं इसके आगे और जानते हैं कुछ और फॉर्मूले। नोट कीजिए आप यहां तक। नेक्स्ट हमारे पास जो अब फॉर्मूला है वो है बायो-सावर्ट नियम पर आधारित। इसके द्वारा किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो हम यहां पर ज्ञात करने वाले हैं। बायो-सावर्ट का नियम होता क्या है, इसके लिए हमने यहां पर अलग से एक रिवीजन की सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम इसकी परिभाषा प्लस इस नियम से संबंधित क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं उन सब का बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। उसमें भी हमारे पास में टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है एक्स्ट्रा एग्जाम के नाम से, वहां से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास में dB बराबर इसका जो मान था वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां था I dl उस अल्पांश की लंबाई, और साथ में हमारे पास में था साइन थीटा, और बटा में r स्क्वायर जो था उस धारावाही चालक से काटे गए अल्पांश से उस बिंदु के बीच की दूरी है जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर I dl वेक्टर क्रॉस r कैप बटा r स्क्वायर। यहां पर थीटा जो है वो रियल में dl व r के बीच का कोण था। म्यू नॉट जो है जिसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका मान होता है।
अगर माध्यम में बात करें तो यहां पर म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाता है, जिसे माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। और इसको हल करने के लिए फिर हम म्यू को हटाकर म्यू नॉट और म्यू आर लगा देते हैं, यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता, जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने किया था। अब बायो-सावर्ट नियम का यूज करके हमारे पास में पहला टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार पास की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। यानी हमारे पास ये कोई धारावाही पास था, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है मान लीजिए आई का, और इसके केंद्र से x दूरी पर हमने ये बिंदु लिया P। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमारे पास में है B वेक्टर बराबर म्यू नॉट I आर स्क्वायर, आर जो है इस पास की रेडियस है, बटा में हमारे पास में था 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। और यहां पर बी वेक्टर की जो डायरेक्शन आई थी वो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में आई थी, यानी जिस दिशा में हम ये मान ज्ञात कर रहे थे। तो हमारे पास में यहां पर लग जाता है एक्स कैप। ये हमारे पास में किसी धारावाही पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र कहां पर, उसकी अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर। यदि मान लीजिए कि ये एक पास न होकर यहां पर खूब सारे पासों से मिलकर एक कुंडली बनी हुई है, तो किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर हम ज्ञात करना चाहें तो उस कुंडली में मान लीजिए फेरों की संख्या n है, तो इस पूरे मान को हम n से गुणा कर देंगे। इसका मतलब यहां पर कहीं n और लगा देंगे अगर ये टॉपिक हमारे पास में कुंडली से रिलेटेड है तो। क्लियर है। और अगर हम पास की बात करें तो पास में तो एक ही लूप बनेगा, इसलिए n लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि n बराबर कितना हो जाएगा 1। ये हमारे पास में वृत्ताकार पास के केंद्र से उसके केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है। अब इसमें कंडीशन ये बन गई, इसी में कंडीशन बनी है वो ये है कि वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। यानी ये P बिंदु आप यहां न लेकर अगर यहां लेते हो तब इस वृत्ताकार पास या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। जब P बिंदु को आप यहां पर लोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहां सूत्र में x की जगह जब 0 रखोगे तो इस समय हमारे पास B बराबर देखिए कितना होगा, म्यू नॉट ऐसे कैसे रहेगा, आई आपके ऐसे कैसे रहेगा, आर स्क्वायर, यहां पर है 2, यहां पर आर स्क्वायर, एक्स का मान तो कितना हो गया 0 हो चुका है, इसलिए ये तो हट जाएगा, पावर हो गई 3/2। इसकी पावर 3/2, 2 से ये 2 पावर कट जाएगी और बच जाएगा मान हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर क्यूब, क्योंकि 2 से 2 ये पावर कट जाएगी, क्योंकि पावर से पावर गुणा होती है। तो अब आपके ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे आर क्यूब है, तो एक आर भी कट जाएगा। फाइनल म्यू नॉट आई बटा 2 आर, ये हमारे पास इस वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है। यदि कुंडली होती है तो वापस n से आप गुणा कर सकते हैं, यानी म्यू नॉट ni/2r, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है कुंडली के केंद्र पर या पास के केंद्र पर। नेक्स्ट अब अपने पास में पॉइंट ये और बन जाता है, ये कंडीशन है इसी की कि यदि आपके जो बिंदु है वो x दूरी पर था पहले, अब आपने सेंटर पे लिया, लेकिन अब अगर मान लीजिए आप ये जो बिंदु P ले रहे हो वो x बराबर r/2 दूरी पर है, यानी जितनी त्रिज्या है उस त्रिज्या की आधी दूरी पर है। मान लीजिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो कंडीशन लिखी हुई है r/2 पर। तो ये फॉर्मूला कुछ आपके ऐसे बन जाता है, b बराबर 8/5√5 और आपके पास ये सेंटर वाला मान आ जाता है म्यू नॉट i/2r। इस पूरे को हल करते हैं तो मान आ जाता है 0.72 और कुंडली के केंद्र पर या पास के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको मैंने दर्शा दिया b नोट से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा b नोट। यानी r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो उसके केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र से 0.72 गुना होता है। ये हमारे पास में वृत्ताकार पास के लिए, और कुंडली की बात करें तो n से कर दीजिए गुणा तो कुंडली बन जाएगी। तो बायो-सावर्ट के अनुसार ये हमारे पास में इसके नियम के आधार पर
जिसका यूज था ये, और इस यूज पर हमारे पास कुछ कंडीशन और बन जाती है। उम्मीद है कि आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे, और यदि क्लियर आपका हो रहा है तो साथ में इसी समय आप सेंड कर दीजिए अपने साथियों को, ताकि उनके भी जो सूत्र हैं उनको एक साथ मिल सके और न्यूमेरिकल उनका कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट अपने पास में है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसके भी यूज भी है अपने पास में, तो इस नियम के अनुसार इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है उसका मान सिग्मा आई का म्यू नोट गुणा होता है। क्लियर है। अब एम्पियर के नियम का यूज, पहला यूज हमारे पास में है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी हमारे पास कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, तो यहां पर एम्पियर पास वृत्ताकार पथ बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस साइड में होगी, अल्पांश काटा है, तो हमारे पास आर दूरी पर अगर हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमारे पास में था B बराबर म्यू नोट आई बटा 2 पाई आर। और ये जो टॉपिक था अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार का, वो आपके हाफ ईयरली की एग्जाम में आया भी था, यानी सूत्र की उत्पत्ति यहां पर पूछी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास में है लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण। अभी फिलहाल हमने यहां पर एक धारावाही चालक लिया है जो ज्यादा मोटाई का नहीं था, अब की बार चालक है लेकिन वो बेलनाकार है, जैसे मार्कर है तो इसकी कुछ न कुछ रेडियस निकलेगी। तो हमारे पास बेलनाकार चालक है, तो यहां पर हमारे पास इसकी रेडियस भी होगी, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है आई, तो तीन कंडीशन यहां पर बन जाती है कि आप एक तो बिंदु लेते हैं इसके बाहर, तो इस बेलन की जो रेडियस है वो मान लीजिए आर है, दूरी आपने स्मॉल आर ली है, तो आप जो बिंदु है वो इस बेलन के पृष्ठ के बाहर ले सकते हैं, बेलन के पृष्ठ पर ले सकते हैं, बेलन के भीतर ले सकते हैं, और खुद बेलन की अक्ष पर भी ले सकते हैं। तो हमारे पास चार कंडीशन बन जाती हैं, जिसमें नंबर एक हमारे पास में है आर वेरी ग्रेटर देन आर पर। इसका मतलब हो गया बेलन के पृष्ठ के बाहर यानी आउटपुट पर। तो इसका जो फॉर्मूला था बी आउट बराबर वही था जो एक तार की तरह काम करता है, म्यू नोट आई बटा 2 पाई आर। ये बेलनाकार पृष्ठ के बाहर अगर हम बिंदु लेते हैं तब। बी इसमें हमारे पास में है अगर इसके पृष्ठ पर यहां पर बिंदु लिया जाता है, यानी आर बराबर आर पर, बी सरफेस पर, इसका फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, बी एस बराबर म्यू नोट आई बटा 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर जो है किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के। नेक्स्ट हमारे पास में है कंडीशन नंबर सी, यदि बिंदु आप यहां लेते हैं और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, एम्पियर के नियम का यूज करके डेरिवेशन जो है वो आपका कंप्लीट है। यहां पर इसका फॉर्मूला है आर लेस देन आर पर, और इसका जो फॉर्मूला है यहां पर मैं लिख देता हूं बी इन में यानी अंदर की ओर, और फॉर्मूला है म्यू नोट आई स्मॉल आर बटा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसका मतलब अंदर की साइड में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो स्मॉल आर के क्या है, समानुपाती है, बाहर जो है व्युत्क्रमानुपाती है, और पृष्ठ पर जो है कांस्टेंट है यानी निश्चित मान है। और अगर हम बात करते हैं इसके सेंटर पर, तो आर बराबर जब आप 0 लोगे तो बी बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, यानी इसके सेंटर से जो अक्ष गुजर रही है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। यानी डी कंडीशन की बात करें, आर बराबर 0 तब बी बराबर 0। ये एम्पियर के नियम का यूज हमारे पास में है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, आर हो गया धारावाही चालक से बिंदु के बीच की दूरी। यदि बेलनाकार चालक है तो तीन कंडीशन बन जाती है, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के भीतर। अब नेक्स्ट हमारे पास एम्पियर के नियम का यूज ही है, और वो है किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्योंकि परिनालिका के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र होता है 0। और नेक्स्ट इसी एम्पियर के नियम का यूज था टोरॉइड का, और टोरॉइड अपने सिलेबस से हटा दिया, फिलहाल आप इसको कर लीजिए नोट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जो आपको बताया परिनालिका का है, और परिनालिका के कारण जो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान हमारे पास में है B बराबर म्यू नोट एन आई। ये हमारे पास परिनालिका के
भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। एन जो है वो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कैपिटल एन का मतलब है कुल फेरों की संख्या और स्मॉल एन का मतलब है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर एल लंबाई का हम पार्ट लेते हैं परिनालिका के लिए तो ये हमारे पास में हो जाएगा म्यू नोट कैपिटल एन आई बटा एल, यानी स्मॉल एन की जगह हमने लिख दिया है एन बटा एल। एन क्या था? प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या। ये हमारे पास में परिनालिका कहा जाता है और इसके द्वारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास में है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल कितना लगेगा। ये हमारे पास में सत्र 2024 में 12th क्लास की जो बोर्ड की एग्जाम लगी थी उसमें यह क्वेश्चन आया भी था। हमारे पास कोई दो धारावाही चालक तार है जिनमें धारा जो है वो मान ली आई ए, इसमें आई बी है, दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। हमने यहां पर एक अल्पांश ले लिया है एल भाग का, तो यहां पर इस वायर की वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक वायर दूसरे वायर पर बल लगाएगा और दूसरा वायर पहले वाले पर बल लगाएगा। जब सेम डायरेक्शन यहां पर होती है तो यहां पर ये दोनों वायर जो है परस्पर आकर्षित करते हैं। अगर विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां पर हमारे पास में जो एक वायर की वजह से दूसरे पर और दूसरे वायर की वजह से पहले वाले वायर पर जो बल लगेगा उसका जो मान है वो सेम ही आता है और इसका फॉर्मूला हमारे पास में है F बराबर म्यू नोट आई ए आई बी एल बटा 2 पाई डी। ये एक वायर की वजह से दूसरे वायर पर लगने वाले बल का मान है। क्लियर है? दोनों पर ही बल बराबर लगता है तो हमारे पास में हो गया बल का फॉर्मूला ये। नेक्स्ट, इसी में अगर हम निकाले प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा, क्योंकि हमने तो एल लिया यहां पर प्रति एकांक लंबाई पर, तो यहां पर हमारे पास स्मॉल एफ से मैंने दर्शा दिया, एफ बटा एल मैंने ये लगा दिया। एल यहां से एल कट जाएगा तो ये बन जाएगा म्यू नोट आई ए आई बी बटा 2 पाई डी। यही वह सूत्र है जिसके द्वारा 1 एम्पियर की परिभाषा भी दी जाती है, यानी 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा जो है वो इसी सूत्र से दी जाती है कि यदि कोई दो धारावाही चालक तार निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर आपके तब होगा जब वहां पर लगने वाले प्रति एकांक लंबाई पर बल का मान 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन होता है। उस समय बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है, वो इसी सूत्र से मिलती है। ये हमारे पास में दो धारावाही चालक तारों के मध्य बल का मान आ जाता है। अब अपने पास में है विद्युत धारा पास पर बलाघूर्ण, यानी किसी धारावाही पास को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर बलाघूर्ण मिलता है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में है टो बराबर एम बी साइन थीटा। यहां पर एम जो है उसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण और बी जो है वो हमारे पास में है चुंबकीय क्षेत्र। एम का जो मान है वो पास की बात करते हैं तो इसका मान जो है वो धारा और क्षेत्रफल से गुणा करने पर हमें मिल जाता है। अगर कुंडली हो तो एन से गुणा और कर देंगे, यानी एन आई ए चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाता है किसी धारावाही लूप के लिए। वैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट लेते हैं तो एक मैग्नेट का ध्रुव सामर्थ्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल जो है वो होता है एम के बराबर। धारावाही लूप के लिए एम का मान हो गया आई ए एन, कुंडली के लिए यहां पर हमारे पास अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टो वेक्टर बराबर हो जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी टो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एम वेक्टर व बी वेक्टर के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। नेक्स्ट, अब अपने पास में है गैल्वेनोमीटर का, यानी इस चैप्टर का लास्ट जो पार्ट है वो गैल्वेनोमीटर ही है, धारामापी। और यहां से हमारे पास में एक 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस चैप्टर में से बनने वाला भी है, तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर ही आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में आ भी जाए। यहां से हमारे पास में जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास निकलता है यहां पर टो विक्षेपक, यानी कुंडली को विक्षेपित करने वाला बलाघूर्ण, और साथ में है टो प्रत्यानयन, यानी उसका विरोध करने वाला बलाघूर्ण। तो टो विक्षेपक और टो प्रत्यानयन, यहां पर
कुंडली को घुमाने वाला जो टो है वो तो है एम बी साइन थीटा, और टॉप प्रत्यानयन का जो फॉर्मूला है वो सी थीटा के बराबर होता है। सी यहां पर ऐंठन नियतांक है, और इसका जो फॉर्मूला था वो हमें यहां पर मिल जाता है। इसको मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं। ये हमारे पास में हो गया। देखिए मैक्सिमम की बात अगर हम करें तो हमारे पास में है एम बी, और एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई ए लिख सकता हूं। तो फॉर्मूला हमारे पास में बन गया ये वाला आई ए और बी, और साथ में हमारे पास में हो गया के थीटा। यहां पर हमारे पास के को बोलते हैं ऐंठन नियतांक, और यहां पर हमारे पास थीटा जो है उसमें विक्षेप है। थीटा की जगह आप चाहो तो फाई यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फाई से दर्शाया हुआ। तो यहां जो विक्षेप हमें गैल्वेनोमीटर मिलेगा वो फाई जो है वो हमारे पास में हो जाएगा आई ए बी बटा के से। तो फाई बराबर हो गया आई ए बी बटा के। ए जो है उस पास का क्षेत्रफल, बी वहां पर लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, के यहां पर कांस्टेंट है। इसका मतलब फाई जो है वो किसके समानुपाती है, आई के। जितनी गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगी, गैल्वेनोमीटर का संकेतक जो है उतना ही ज्यादा विक्षेप देने वाला है, यानी फाई समानुपाती किसके हो गया, आई के। इसी सिद्धांत पर काम करता है आपके गैल्वेनोमीटर। ये हमारे पास में गैल्वेनोमीटर के लिए आ जाता है। हमारे पास अगर कुंडली की बात करते हैं गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि उसमें तो खूब सारे वायर को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है, इसलिए यहां पर फेरों की संख्या साथ में ले ली जाती है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा फाई बराबर एन ए बी बटा के, और आई हो जाएगा इससे अलग। तो कांस्टेंट क्या बना, एन ए बी बटा के। अब नेक्स्ट हमारे पास में है गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता, यानी कम से कम वो कितना मान माप सकता है। तो धारा सुग्राहिता का जो फॉर्मूला है, क्या परिभाषा है क्या नहीं, वो सब कुछ जानेंगे रिवीजन में। तो प्रति एकांक एम्पियर धारा के लिए कितना विक्षेप हमें मिलता है उसे ही बोला जाता है धारा सुग्राहिता। कि कम से कम धारा के लिए भी वो एपरेटस काम करने लग जाए। और फाई का मान आपके सामने है एन ए बी बटा के, और साथ में था आई, और गुणा में आ गया 1 बटा आई, ये वाला। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और एन ए बी बटा के। यहां पर अगर हम सुग्राहिता बढ़ाना चाहते हैं तो कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा हमें लेनी पड़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट अब अपने पास में है वोल्टता सुग्राहिता। सेम इसी तरीके से है, प्रति एकांक वोल्टता के लिए कितना विक्षेप मिलने वाला है वो हमारे पास में कहलाता है वोल्टता सुग्राहिता। यहां पर हमारे पास फाई का जो मान है वो हम पहले से ही जानते हैं। हमारे पास में हो गया एन ए बी, और यहां पर क्या आ गया आई, बटा में क्या है के है, और V बराबर हम लिख सकते हैं आई आर। आर जो है वो है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। इसका मतलब V की जगह मैं लिख सकता हूं I और आर जी। आर जी है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। I से I आपके कैंसिल हो जाएगा, तो एन ए बी बटा के और आर जी, ये हमारे पास वोल्टा सुग्राहिता का फॉर्मूला मिल जाता है गैल्वेनोमीटर के लिए। ये धारा सुग्राहिता का। एक्स्ट्रा हमारे पास इसमें प्रतिरोध आ रहा है, जबकि इसमें प्रतिरोध नहीं आ रहा है, यही इसमें चेंज है। नेक्स्ट हमारे पास में है दक्षतांक, और प्रैक्टिकल जो है गैल्वेनोमीटर पे आधारित हमारे पास में है हाफ डिफ्लेक्शन वाली मेथड से, यानी अर्ध विक्षेप विधि से गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर का दक्षतांक ज्ञात करना हमें प्रैक्टिकल के द्वारा है, जिसे हम x और k से दर्शा देते हैं। ये जो दक्षतांक होता है वो सुग्राहिता का व्युत्क्रम होता है, यानी हमारे पास में x बराबर मैं लिख सकता हूं 1 बटा एस आई, या मैं ये कह सकता हूं प्रति एकांक विक्षेप के लिए कितनी धारा प्रभावित होगी या आवश्यकता है। तो हमारे पास में I बटा 5 हो गया, यानी एस आई का व्युत्क्रम कर दीजिए, तो जो भी मान मिला है उसको आप उल्टा कर दीजिए, तो के एन ए बी, ये हमारे पास दक्षतांक का सूत्र हो जाता है। यूनिट की बात करें तो एम्पियर पर अंश, क्योंकि यहां पर विक्षेप आएगा, कितने भाग है यहां पर अंश प्रति एम्पियर, ये इसके मात्रक हो जाते हैं। नेक्स्ट अब अपने पास में है अमीटर और वोल्टमीटर, और चैप्टर अपना हो जाता है समाप्त। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में एक न्यूनतम मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तब वो गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और गैल्वेनोमीटर की कुंडली के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस
वाला प्रतिरोधक अगर हम जोड़ते हैं तो वह एपरेटस जो है यानी गैल्वेनोमीटर जो है वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब हमारे पास ये है कि जैसे ये हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है, इसका प्रतिरोध है मान लीजिए Rg, और इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में एक अत्यल्प मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे कि मैंने Rs से दर्शा दिया, चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी दर्शा सकते हो। तब हमारे पास ये जो एपरेटस है वो हमारे पास में अमीटर बन जाता है। मान लीजिए कि यहां पर धारा I बह रही थी, जिसमें कुछ धारा तो इस गैल्वेनोमीटर में चली जाएगी जिसको मैंने Ig से दर्शा दिया, शेष धारा इधर की ओर जाएगी, वो हो जाएगी I माइनस Ig। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इस अमीटर के द्वारा भी हमें कुछ राशियों की सूत्र ज्ञात करने हैं, जिसमें पहला हमारे पास में है कि जो अल्प मान का प्रतिरोध यहां जोड़ा गया है उसका मान कितना होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि इस Rg के सिरों पर जितना विभवांतर आएगा उतना ही विभवांतर इस Rs के सिरों के मध्य होगा, क्योंकि दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम में, और पार्श्व क्रम में विभवांतर क्या होता है, बराबर। तो यहां से हम ज्ञात करेंगे Rs का मान, जिसके अनुसार ये है कि Vs जो है वो Vg के क्या है, बराबर। इसके अनुसार मैं इसे लिख सकता हूं I माइनस Ig, इसमें से जाने वाली धारा, और प्रतिरोध हमारे पास में Rs है, Vg का मतलब इसमें जाने वाली धारा Ig है, और यहां पर प्रतिरोध कितना है, Rg। तो इस सूत्र की सहायता से हमें Rs का मान ज्ञात करना है। तो Rs का मान ज्ञात करने के लिए आप I माइनस Ig को नीचे भेज दीजिए, कंप्लीट आपका हो जाता है यहीं से ही। तो Rs बराबर यहां पर हमारे पास में है Ig, बटा में आ गया हमारे पास में I माइनस Ig, और हमारे पास में है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। ये हमारे पास में शंट प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आ जाता है। इस सूत्र की सहायता से हम इस अत्यल्प मान के प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि यहां पर एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, एक शंट प्रतिरोध है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो हमारे पास अमीटर के लिए तुल्य प्रतिरोध अगर हम ज्ञात करें तो वो कितना होगा, क्योंकि दोनों प्रतिरोधक जो है कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का सूत्र हम जानते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। उस सूत्र की सहायता से हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर बचता अपने पास थोड़ा सा इसका मीटर, उसको भी करते हैं कंप्लीट। नोट कीजिए आप इसको अमीटर तक। तो अब हमारे पास में है अमीटर का तुल्य प्रतिरोध। अभी आपको बताया दोनों प्रतिरोध जो है यानी Rg और Rs, ये दोनों आपके कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी पार्श्व क्रम में। तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, तो 1/Ra बराबर हो गया 1/Rs प्लस 1/Rg। जब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा Ra बराबर Rs Rg बटा Rs प्लस Rg ओम। ये अमीटर का तुल्य प्रतिरोध हमें मिल जाता है पार्श्व क्रम संयोजन से। Rs की जगह आप सिर्फ S भी यूज कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास Rs का जो मान है वो बहुत कम होता है, किसकी तुलना में, Rg की तुलना में भी बहुत अत्यल्प मात्रा के प्रतिरोध लगाया जाता है। इसका मतलब कंडीशन कुछ अगर ऐसी हो, यदि Rg बहुत ज्यादा बड़ा है Rs से, तब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारे पास देखो ऊपर तो बच गया Rs, Rg कंपेयर कर रहे हैं तो Rs यहां से हट जाएगा और ये बच जाएगा Rg के बराबर, और लगभग ये मान जो है अपने Rs के बराबर हो जाएगा। यानी अमीटर का जो प्रतिरोध है वो शंट प्रतिरोध के बराबर ही होगा, यानी अमीटर का जो प्रतिरोध है बहुत कम हो जाएगा। और हम चाहते भी यही है कि एक आदर्श अमीटर अगर हम लें तो उसका प्रतिरोध जो है वो शून्य ही होता है। प्रतिरोध जब कम से कम होगा तो धारा का प्रवाह उसमें ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में अमीटर का तुल्य प्रतिरोध जो है वो शंट प्रतिरोध के लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है अमीटर की सुग्राहिता। अभी हमने यहां पर बताया था धारामापी की सुग्राहिता यानी प्रति एकांक एम्पियर में कितना विक्षेप आ रहा है, वही फॉर्मूला हम यहां पर निकालेंगे अमीटर के लिए। तो SI जो है वो हमारे पास में आ जाता है फाई बटा I से, और फॉर्मूला वही बनेगा NAB बटा के यहां पर ऐंठन नियतांक है, यानी फेरों की संख्या बढ़ाकर हम
धारा सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं अमीटर की। कम से कम धारा बहते ही वो एपरेटस जो है विक्षेप देने लग जाए। नेक्स्ट अब अपने पास में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारा मापी की कुंडली के सीरीज में यानी उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो वह वोल्ट मीटर बन जाता है। कहने का मतलब हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है और इसका खुद का प्रतिरोध Rg है। इसके सीरीज में ही अगर हम उच्च प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो यह संरचना जो है वो वोल्ट मीटर की हो जाती है। धारा मान लीजिए इसमें जा रही है I, तो दोनों के दोनों सीरीज में ही है, इसका मतलब दोनों से गुजरने वाली धारा का मान I ही होगा। तो यहां पर हमारे पास में धारा मापी का जो प्रतिरोध है Rg, उसके सिरों पर जो विभवांतर होगा V बराबर IR वाले सूत्र से देखें तो Ig और Rg बनेगा और इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो होगा Ig और RH, क्योंकि दोनों में से जाने वाली धारा का मान क्या होगा, समान, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और विभवांतर होता है अलग अलग। तो हमारे पास इसका कुल विभवांतर जो होगा वो इन दोनों के सिरों पर विभवांतर के योग के क्या होगा, बराबर। तो कुल विभवांतर मान लिया V है, इसके सिरों पर हो गया Ig और Rg, इसके सिरों पर हो गया Ig और RH। हमें मान ज्ञात करना है किसका, RH का। उसके लिए देखिए आप Ig को ले लीजिए यहां से कॉमन, तो Ig जब आपके कॉमन आ जाएगा तो आपके पास में हो जाएगा Rg प्लस RH। Ig को आप इसके नीचे भेज दीजिए तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, V बटा Ig, यहां पर Rg प्लस RH। तो फाइनली हमारे पास RH का जो फॉर्मूला है V बटा Ig, Ig की जगह आप सिर्फ I भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी धारा यहां पर प्रवाहित होगी वही धारा आगे तक जाएगी। और यहां पर हमारे पास में Rg को मैं इस साइड भेज देता हूं तो ये हो गया Rg। ये उच्च प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आ जाता है जो कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ा था, V बटा Ig माइनस Rg। क्लियर है, ये हमारे पास में हो गया उच्च प्रतिरोध का मान। नेक्स्ट हमारे पास में गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा यानी Ig का मान आप यहां से ज्ञात कर लीजिए। Ig बराबर Rg प्लस RH का मैं इसमें भाग दे दूंगा, तो यहां से Ig बराबर हमारे पास में आ जाएगा कुल विभवांतर, यहां पर Rg और प्लस में RH। ये गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली धारा है जो कि पूरी कुंडली में से भी यही जाएगी, पूरे वोल्टमीटर में भी यही जाने वाली है। नेक्स्ट है वोल्टमीटर का तुल्य प्रतिरोध। दोनों प्रतिरोध जो है वो आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं और सीरीज में तुल्य प्रतिरोध आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। तो हमारे पास श्रेणी क्रम में आ गया तो तुल्य प्रतिरोध RV जो है वो Rg प्लस RH के बराबर हो जाएगा योगफल के, ये हो गया ओम में। यहां पर हमारे पास देखिए Rg बड़ा है, ये RH हमने लिया है उच्च प्रतिरोध, इसका मतलब RH बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, Rg से। तो अब Rg को नगण्य कीजिए तो ये आपके हट जाएगा, इसलिए Rv लगभग बराबर हो जाएगा RH के। और हम ये जानते हैं कि किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यहां पर हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध वोल्टमीटर का होना चाहिए ताकि वह कम से कम धारा ले सके। नेक्स्ट अब अपने पास में है वोल्ट का सुग्राहिता। जैसे धारा सुग्राहिता हमने निकाली है वैसे ही एस भी बराबर हो जाएगा प्रति एकांक वोल्टता के लिए विक्षेप। फाई बराबर हम जानते हैं एन ए बी बटा में हमारे पास में आ जाएगा V की जगह मैं क्या लिख दूंगा I और RV। वहां पर हमने Rg लिखा था गैल्वेनोमीटर के लिए, यहां पर RV लिख देंगे और गुणा में क्या चलता है I और बटा में क्या है K। I से I आपके कैंसिल हो जाएगा तो एन ए बी बटा K और साथ में आ जाएगा 1 बटा RV। ये हमारे पास में वोल्ट का सुग्राहिता का मान मिल जाता है। ये हमारे पास वोल्टमीटर कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा अगर हम यहां पर ध्यान दें जो आपकी बुक के लास्ट में दिया हुआ है SI बराबर हम जानते हैं एन ए बी बटा K होता है, SV बराबर होता है एन ए बी बटा K और गुणा में 1 बटा RV। वहां पर एक नोट में लिखा हुआ है कि यदि यहां पर फेरों की संख्या को डबल कर दिया जाए, n का नंबर अगर डबल कर दिया जाए तो देखिए n की जगह अगर हम 2n करेंगे तो धारा सुग्राहिता 2 गुनी हो जाएगी।
यानी इस स्थिति में नई जो धारा सुग्राहिता आएगी, जिसको मैं एस आई डैश से दर्शा देता हूं, वो पहले वाली धारा सुग्राहिता की डबल हो जाएगी, क्योंकि n की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 2n लिख दूंगा, तो ये आपके पास मान डबल हो जाएगा। एस वी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो n की जगह तो देखिए 2n हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फेरों की संख्या डबल होगी वहां वायर की लंबाई भी डबल होगी, और लंबाई अगर बढ़ती है तो उस कुंडली का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी उस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और R समानुपाती L होता है, इसका मतलब प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आप n को 2n करेंगे तो RV भी आपके 2RV बन जाएगा, 2 से 2 वापस कट जाएगा। इसका मतलब इस समय इस कंडीशन में SV डैश जो होगा वो SV के बराबर ही होगा, यानी फेरों की संख्या डबल करने पर धारा सुग्राहिता तो डबल हो जाती है, लेकिन वोल्टता सुग्राहिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आरपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबक का, तो उसके कंप्लीट सूत्र हो जाते हैं। सूत्रों की सीरीज में आज हमने जोड़ा है चैप्टर नंबर 4 को। 3 चैप्टरों के सभी सूत्र जो है वो बने हुए हैं प्लेलिस्ट में, आपके पास फॉर्मूले की लिस्ट वहां पर बनी हुई है, रिवीजन की सीरीज अलग से है, तो आप यहां पर कंप्लीट कीजिए चैप्टर नंबर 4 के सभी सूत्र, और न्यूमेरिकल जो है उनको आप आसान बनाइए। यदि कंप्लीट आपके हो रहे हैं, समझ में अगर आपके आया तो अन्य दोस्तों को आप जरूर से भेजिए, ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सके, सूत्र उनके भी कंप्लीट हो सके, डेरिवेशन की जांच उनकी भी कंप्लीट हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि इससे आगे आने वाला वीडियो जो है वो आपको जल्दी ही मिल सके। नोट कीजिए यहां तक के फॉर्मूले, नेक्स्ट में देखेंगे फिर और कोई महत्वपूर्ण टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।